हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो देखो बेटा, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मन लगा के पढ़ाई करो। एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखो। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मेरी गारंटी है, अगर आप उसको दोबारा देखोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा? तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में एवोपोरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पर एवोपोरेशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अर्थात आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एवोपोरेशन केज कूलिंग। अर्थात एवोपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, तो आज हम कूलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है कूलिंग? कूलिंग का अर्थ होता है ठंडा होना। तो आज हम एवोपोरेशन से किसी चीज़ का ठंडा होना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, एवोपोरेशन हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। एवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में डिफरेंस है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर पर होता है, जबकि इवेपोरेशन जो होता है किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है। और सबसे मेन बात है कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी होती है। तो हमारा जो सबसे मेन पॉइंट है पहला, वो लिखेंगे ड्यूरिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के दौरान कूलिंग इज ऑलवेज अकर। तो ध्यान रखना, एवोपोरेशन के दौरान हमेशा कूलिंग होती है। अब इसका रीजन क्या है कि ये कूलिंग क्यों होती है? तो उसका रीजन यही है कि आपको पता है कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स आपके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो बेटा, आपके जो पार्टिकल्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, उनमें केवल वही पार्टिकल्स आपके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। इस वजह से ऐसा होता है। तो ड्यूरिंग एवोपोरेशन कूलिंग इज ऑलवेज अकर बिकॉज ओनली हायर एनर्जी पार्टिकल्स लीव लिक्विड सरफेस। अर्थात वो पार्टिकल्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वही क्या करते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स को छोड़ते हैं। अब बताओ, अगर जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो लिक्विड पार्टिकल्स को छोड़ देंगे तो वो अपनी एनर्जी को लेकर जा रहे हैं। अब बताओ बेटा, अगर वो अपनी एनर्जी को लेके जाएंगे तो जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और बताओ, एनर्जी कम हो जाएगी तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। हैंस डिक्रीज इन टेम्परेचर hence decrease in temperature on the part of liquid that is left। अर्थात जो भाग वहां पर शेष रह जाता है या जो रिमेनिंग रह जाता है, उस रिमेनिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और आपको पता है कि टेम्परेचर कम होते ही वहां पर क्या होगा, उसका जो है मतलब टेम्परेचर कम होते ही वो क्या हो जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा। जैसे मैं इसको एक एक्सपेरिमेंटल समझा रहा हूँ, जरा आप एक्सपेरिमेंटल समझिएगा। ये आपने एक कोई रूम लिया, ये रूम है, ठीक है। और हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पर ये सारा काम हो रहा है। रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर हमने क्या किया है, कोई एपरेटस है, ये मान लो कोई भी कटोरी या कुछ भी मान लो, इसके अंदर हमने ये लिक्विड भर दिया। तो ये आपने इसमें क्या किया बेटा, ये लिक्विड भर दिया, ये लिक्विड भर दिया। अब आप देखो, ये आपका सपोज दैट वाटर ही मान लो लिक्विड में। अब आपको पता है ये वाटर क्या करेगा, और जैसे मान लीजिएगा ये वाटर है, ये वाटर आपके आउटर मोस्ट सेल अर्थात बाहर का जो पार्ट है, इस बाहर के पार्ट से, सराउंडिंग पार्ट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इवोपोरेट हो जाएगा और यहाँ से वेपर बन जाएगी, और वेपर बन के ऊपर चला जाएगा। अब आप देखो, जब इसने यहाँ से आउटर मोस्ट पार्ट मतलब बाहर के सराउंडिंग से इसने क्या किया, एनर्जी को गेन किया है। और जब ये एनर्जी को गेन कर रहा है तो यहाँ से एनर्जी इसकी क्या हो गई, ज़्यादा, तो इवोपोरेट हो गया। तो बेटा, इसके जो ये सरफेस के पार्टिकल इवोपोरेट हो रहे हैं ना, वो हाई एनर्जी को लेकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर एनर्जी कम हो जाने की वजह से, यहाँ पर एनर्जी कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या लिखूंगा, देखो आप, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग
तो यहाँ पर आपकी हीट है वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है और ये क्या प्रोसेस हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। अब बताओ इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इस सब प्रोसेस होने की वजह से हीट डिक्रीज इन सराउंडिंग, अर्थात सराउंडिंग के अंदर जो हीट है वो डिक्रीज हो रही है, इस वजह से हैंस कूलिंग इफेक्ट अकर, या कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये प्रोसेस होता है, इस वजह से कूलिंग होती है। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने ये कोई रूम लिया है और हम बात करें रूम टेम्परेचर 37 पर, क्योंकि आपको पता है इवेपोरेशन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायर नहीं होती। मैंने यहाँ पर कोई भी एक कटोरी है या कुछ भी एपरेटस है, इसके अंदर ये पानी रख दिया। अब आपको बताइए पानी क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से हीट लेगा। हीट लेते ही क्या होगा, इवेपोरेट होगा और यहाँ से आपके पार्टिकल इवेपोरेट होकर उड़ जाएंगे। अब आप बताओ जब ये पार्टिकल इवेपोरेट होकर जा रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ से हाई एनर्जी वाले चले गए, तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर आपकी लो एनर्जी रह गई। अब बताओ लो एनर्जी रह गई तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट डिक्रीज इन सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में हीट कम हो गई, इस वजह से हमें क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन है, रिजल्ट निकला। तो यहाँ से कंक्लूजन रिजल्ट यही है कि द सिस्टम, आपका जो ये सिस्टम मैंने लिखा है पूरा, द सिस्टम लॉस एनर्जी, अर्थात आपका जो सिस्टम है वो एनर्जी को लॉस करता है एंड बिकम कूल, और क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो कूलिंग का यही है कि अगर किसी सिस्टम ने एनर्जी का लॉस किया है तो लॉस करने के बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग। एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग, आपने जो कूलिंग किया है इस कूलिंग का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो सबसे सिंपल और कॉमन क्वेश्चन, आपके डेली लाइफ का क्वेश्चन है, आपने भी देखा होगा। मैं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने सपोज दैट ये हमारी हथेली बना दी मैंने, ये हमारा हथेली जिसको हम पाल्म बोलते हैं। तो ये हथेली है। अब आप देखो इस हथेली के ऊपर हम यहाँ पर कुछ भी जैसे थिनर, एसीटोन, पेट्रोल और जो है वो यहाँ मैंने रखा है, ठीक है। अब आपको पता है जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो थोड़ी देर बाद में ये अपने आप इवेपोरेट होकर यहाँ से उड़ जाते हैं, ये इवेपोरेट होकर उड़ रहे हैं। बताओ यहाँ पर ये इवेपोरेशन जो हो रहा है, ये इवेपोरेशन की वजह से हमारी जो फ्लेम है, जो हमारी पाम है, वो हमें कूल या ठंडी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न यह है कि ये जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जो ये अपने पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम पाम एंड इवेपोरेट, और इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हैंस पाम कूलिंग या कूल हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने पहले भी कहा था कि जिस सरफेस से हमेशा पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं वहाँ से वो एनर्जी को लेकर जाते हैं। अब बताओ बेटा, अगर वो वहाँ से एनर्जी को लेके जाएंगे तो जिस सरफेस से एनर्जी रिमूव हो रही है वो क्या होगी, कूल हो जाएगी। तो जैसे हमारी सिंपल भाषा में समझाऊँ, हथेली है पाम, इस पर हमने जो भी चीज़ रखी है वो यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रही है, इस वजह से हमारी जो हथेली है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यह है हमारा पॉइंट। तो इसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या क्वेश्चन है वो सुनना। वाई आवर पाल्म फील कूल when we take पेट्रोल, एसीटोन, थिनर जानते हो क्या होता है, थिनर होता है नेल पॉलिश रिमूवर। लड़कियां जो अपने नाखून पे नेल पॉलिश लगाती है, उस नेल पॉलिश को हटाने के लिए जिसको हम यूज करते हैं बेटा, वो थिनर होता है। इन सबको ऑन आवर पाल्म। तो ध्यान दें, हमारा क्वेश्चन क्या है वो सुने आप लोग, कि अगर हमारी हथेली पर हम पेट्रोल, एसीटोन, थिनर इनको रखते हैं
तो हमें हमारी हथेली जो है वो ठंडी क्यों महसूस होती है, वह या ठंडी क्यों होती है, तो उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न अभी मैंने कहा था कि पेट्रोल, एसीटोन और थिनर हमारी हथेली से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से इवेपोरेट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से हमें कूलिंग फील होगी। तो इसका आंसर होगा कि पार्टिकल्स या जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो पार्टिकल्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज थिंग्स, इनके जो पार्टिकल्स हैं या इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं गेन एनर्जी या हीट, ये क्या करेंगे बेटा, एनर्जी लेंगे या हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, फ्रॉम आवर पाम, हमारी हथेली से। अब जब हमारी हथेली से ये एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं और सराउंडिंग से भी ले सकते हैं बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी हथेली से ले, ये सराउंडिंग से लेंगे और इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सराउंडिंग एंड कन्वर्ट इनटू वेपर, और आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हैंड्स पाल्म फीलिंग कूल, इस वजह से हमारी हथेली जो है वो हमें क्या महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। तो शॉर्ट एंड स्वीट यही है कि हथेली से ये सब एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होते हैं, इस वजह से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कॉमन क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। क्या क्वेश्चन है, अब आप देखो कि बेटा गर्मियों के दिनों पे जब हम छत पर सोते हैं, तो छत पर सोते समय हम पहले क्या करते हैं, फर्श पर पानी डालते हैं। ऐसा क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई कि छत पर हम पानी डालते हैं, या गर्मियों के दिनों में हमारा जो ओपन ग्राउंड है उसके पर हम पानी डालते हैं, तो उसको पानी डालने से क्या होते हैं, कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, तो देखो इसको मैं एक्सपेरिमेंटल समझा रहा हूँ, फिर हम इसका आंसर भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिएगा बेटा, ये आपका रूफ़ है, छत है, ये आपका रूफ़ है, ये छत है, और इस छत पर हम गर्मियों में क्या करते हैं, इस तरह से पानी डालकर इसको ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा होता है, तो वो देखिएगा, मैं बता दूं आपको कि जब इस पर हम पानी डालते हैं, तो आपको पता है इन समर सीजन, किसके अंदर है सारा काम, इन समर सीजन, अर्थात ये सारा काम गर्मियों में हो रहा है। तो आपको पता है समर सीजन के अंदर आपकी ये जो रूप है, ये रूप क्या थी, हॉट थी, गर्म हो रही थी। जैसे आपने इसके ऊपर पानी डाला, ये पानी क्या करेगा, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बताओ, जैसे हीट को एब्जॉर्ब करेगा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। तो ये देखो, ये पानी क्या हो गया बेटा, इवेपोरेट हो गया। अब बताओ, पानी जो इवेपोरेट हो रहा है वो क्या करके हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हो रहा है। अब बताओ, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, कम, इस वजह से वो क्या होगी, फर्स्ट हमें कूल होने में कूल फील होगी। तो यहाँ पर होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स या आपके जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी या हीट, कहाँ से, फ्रॉम रूफ, या अगर ये ओपन है तो ओपन फील्ड से, एंड और क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये इवेपोरेट हो गया तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा, हैंस आपका जो रूफ सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। क्यों कूल हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है इसका सेकंड। तो इसका हम क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है कि वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड आफ्टर a sunny hot day. This cools the roof or open ground. वाई। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि आपका जो सनी हॉट डे, अर्थात जो गर्मी वाले जो दिन होते हैं
उनके अंदर हम क्या करते हैं, छत पर या ओपन ग्राउंड में पानी को छिड़कते हैं और पानी को छिड़कने से वो ठंडे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न यही है कि जब इस पर हम पानी छिड़केंगे, पानी क्या होगा, वहाँ से जो गर्म है वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने से वो सरफेस पर टेम्परेचर कम होगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या होगा, हमें कूल फील होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि हम जो है जनरली गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं। तो बताओ, गर्मियों में हम नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि बेटा समर के सीजन में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपके जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो अच्छे गुड स्वीट एब्जॉर्ब होते हैं, अर्थात ये पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि नायलॉन के कपड़े हमारी जो स्वीट है उनको एब्जॉर्ब नहीं करते। तो हम क्या लिखेंगे, तो इसका रीज़न है कि कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट और वाटर, अर्थात ये जो हमारे पसीने और जो पानी है उनको अच्छी तरीके से क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं, और इनको एब्जॉर्ब करते हैं या इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प भी करते हैं। तो वाटर एंड therefore it help in absorbing sweat, और ये पसीने को एब्जॉर्ब करने में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो कॉटन क्लॉथ आर गुड एब्जॉर्ब ऑफ हीट, अर्थात ये आपके जो पसीने होते हैं उनको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसे इसको मैं एक्सपेरिमेंटल आपको समझाना चाहूँ तो एक्सपेरिमेंटल, जैसे मैंने ये एक ह्यूमन बॉडी बना दी, ये ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है। अब आप देखो, इस ह्यूमन बॉडी ने यहाँ पर जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े पहन लिए इसने। अब बताओ ये कपड़ा किसका है, ये कपड़ा है कॉटन का क्लॉथ है। बताओ अब ये कॉटन के क्लॉथ के पहनने से क्या फ़ायदा होगा। तो जब कॉटन का कपड़ा पहनेगा ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्वीट आएगा, पसीना। अब ये क्या करता है, ये कपड़ा इस पसीने को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके इसको इवेपोरेट कर देगा। बताओ जब पसीना इवेपोरेट होगा तो यहाँ से ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, यहाँ सरफेस से एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब बताओ अगर यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अर्थात टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी कम हो रही है, तो हमें यहाँ पर क्या इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। इस वजह से हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो बताओ क्या होगा, इसका रीज़न क्या लिखूँगा। तो इसका रीज़न होगा कि स्वीट एब्जॉर्ब एनर्जी या फिर हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से इनको एब्जॉर्ब करता है। आवर बॉडी नहीं तो अलोंग विद सराउंडिंग से भी कर सकता है बेटा, क्योंकि वो कहीं से भी आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड क्या हो जाएगा, एवेपोरेशन हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और जब वो इवेपोरेट होगा तो इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। हैंस मेक कूल बॉडी, इससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारी जो साइंस की टर्म्स में है, तो साइंस की टर्म्स में यही है कि यहाँ पर जिससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अर्थात आपका ये जो कॉटन कपड़ा है, ये कॉटन कपड़ा एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एनर्जी लेटेंट हीट के बराबर है। इस वजह से तुरंत वेपर बन जाएगी और वो वेपर बन के वहाँ से उड़ जाएगा, जिससे यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर कम होने से हमें क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अर्थात
आपके वेपराइजेशन के लिए जो लेटेंट हीट है वो यहाँ पर जो हीट या एनर्जी है उसके इक्वल हो जाता है जो उसने एब्जॉर्ब की है, इज एब्जॉर्ब फ्रॉम आवर बॉडी। तो कहने का मतलब यह है कि पसीना या जो स्वेट है हमारी बॉडी से जो एनर्जी या हीट को एब्जॉर्ब करता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ, अगर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल हो जाएगा तो हमारा जो स्वेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हैंस स्वेट ईजिली क्या हो जाएगा, इवपोरेट हो जाएगा। अब बताओ, अगर वो ईजिली इवपोरेट होगा तो उससे हमारी बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रिजल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अब बताओ, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमें बॉडी क्या होगी, कूल फील होगी। हैंस आवर बॉडी कूल, इससे हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका एक कॉमन क्वेश्चन है, डेली लाइफ का क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो हमारा पानी पीने का घड़ा, मटका, अर्थन पॉट, उस अर्थन पॉट के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है, कूल होता है, ऐसा क्यों? तो पहले तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वाई अर्थन पॉट, जिसको क्या बोलेंगे हम, मटका, कीप वाटर कूल। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि वाई अर्थन, हमारा जो मिट्टी का घड़ा है जिसको मटका बोलते हैं उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है। तो देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो जैसे मान लीजिएगा ये आपका मटका है, ये मटका है और इस मटके में बेटा ये पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। तो आपको बताना है कि इस मटके में ये जो पानी भरा हुआ है ये ठंडा क्यों है। तो आपको पता है कि जो मटका होता है, इस मटके की जो सरफेस है, इस सरफेस पर स्मॉलर पोर्स होते हैं, अर्थात छोटे छोटे छिद्र होते हैं। हालांकि बहुत बारीक होते हैं, इतने बड़े छिद्र नहीं होते कि इसमें से पानी कहीं बाहर आ जाए, नहीं, इतने बड़े नहीं होते बेटा, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलर पोर्स होते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और इन छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से यहाँ पर जो पानी है ना वो इसकी सरफेस पर आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी सरफेस पर ये जो है छोटे छोटे पोर्स होने की वजह से, छोटे छोटे छेद होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि वाटर मॉलिक्यूल्स रीच सरफेस ऑफ पॉट। इस वजह से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा वो इस पॉट की सरफेस पर आ जाता है। अब आप बताओ, जब ये इस पॉट की सरफेस पर आएगा तो इन्वायरमेंट से या इस घड़े की बाहर वाली जो सरफेस है यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, इवपोरेट हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवपोरेट होगा तो आपका घड़ा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें रखा हुआ पानी भी क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसका रीजन क्या है वो देखिएगा। तो वाटर मोलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, या हम ऐसे कह सकते हैं सरफेस ऑफ पॉट, पॉट की सरफेस से, एंड क्या हो जाएगा, इवपोरेट हो जाएगा बेटा। अब बताओ, अगर ये इवपोरेट हो जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, उस मटके की जो सरफेस है वो क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। हैंस सरफेस ऑफ पॉट कूल, इससे हमारा जो पॉट है उसकी सरफेस कूल हो जाएगी। ये तो एक सिंपल भाषा में हुआ। अगर अब इसको हम केमिस्ट्री की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वो सुन लीजिएगा। हमें पता है कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि किसी की सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स में क्या होता है, वाटर जो अंदर वाला वाटर है वो इसकी
आउटसाइड पर आ जाता है। जब ये आउटसाइड पर आ जाता है तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसके अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा। जब अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो अंदर हीट कम हो जाएगी और अंदर हीट कम होने की वजह से यहाँ पर जो अंदर का वाटर है वो ठंडा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे वो देखिएगा आप, इसको लिखेंगे इन अर्थन पॉट वाटर molecule reach on the surface of pot because pores are present। तो देखो मैंने कहा था पहली लाइन वही होगी क्या, कि आपके अंदर का जो पानी है वो इस पर छिद्र होने की वजह से छिद्रों के वाया कहाँ पर पहुंच जाता है, सरफेस पर पहुंच जाता है। अब जब ये सरफेस पे पहुंचेगा तो उसके बाद क्या करेगा, अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब मैं लिखूंगा कि दीज वाटर मोलिक्यूल्स टेक्स हीट फ्रॉम वाटर इनसाइड द अर्थन पॉट। अर्थात ये जो सरफेस पे वाटर आ रहा है ये इस पॉट के अंदर वाले वाटर से क्या करता है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके साथ में अलोंग विद सराउंडिंग, और सराउंडिंग से भी क्या करेगा बेटा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और बताओ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब बताओ जब वो इवेपोरेट होगा तो इससे इस गटके, ये जो मटका है इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस हीट इन साइड ऑफ अर्थन पॉट डिक्रीज। इससे वहाँ पर अंदर की जो हीट है वो कम हो जाएगी। अब बताओ अगर अंदर की हीट कम हो गई तो इससे क्या होगा, अंदर का वाटर भी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। एंड इट मैक्स वाटर इनसाइड कूल। इससे अंदर का पानी क्या होगा बेटा, ठंडा हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपने देखा होगा कि हमारा जो गिलास आता है स्टील का या किसी का भी, उस गिलास में अगर जब हम ठंडा पानी या बर्फ़ रखते हैं और उसको थोड़ी देर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद उस गिलास के चारों तरफ हल्की हल्की पानी की बूंद या ड्रॉप्स आ जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न भी बेटा क्या है, इवेपोरेशन है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है वाई डू वी सी वाटर droplets on the outer surface of a glass containing ice या कोल्ड वाटर। कहने का मतलब यह है कि एक आपके पास गिलास है, जैसे ये मैंने गिलास लिया बेटा, ये आपका ये गिलास है। तो ये गिलास हमने बना दिया और ये है आपका स्टील गिलास, और इस स्टील के गिलास के अंदर हमने क्या भर दी, आइस भर दी है। ये आइस भर दी है, या कोल्ड वाटर बोल दो या आइस भर दो, कुछ भी है, दोनों में से कोई भी हो, बट ठंडा होना चाहिए। तो हमने इसके अंदर ये क्या भर दी बेटा, आइस भर दी, या आइस नहीं तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर हमने ये कोल्ड वाटर भर दिया। आपको पता है जब इसमें आइस हम कोल्ड वाटर भरते हैं तो थोड़ी देर बाद में इस गिलास के जहाँ तक आपकी आइस भरी है केवल वहाँ तक, जैसे आइस यहाँ तक भरी हुई है तो इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर, यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर, यहाँ पर इसके जो ये सरफेस है इसके ऊपर, यहाँ पर क्या होगा कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर हो जाएगी, अर्थात ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अर्थात इसके चारों तरफ वाटर की ड्रॉप जमा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न यही है कि जब ये वाटर है ये इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये किसमें मतलब वेपर मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से ऐसा होता है। तो इसका रीज़न क्या है वो सुनना। तो इसका रीज़न है कि वाटर एंड वेपर
इन एयर। आपको पता है आपके जो एयर है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर और वेपर प्रेजेंट है, और ये वाटर और जो वेपर इन एयर में है, ये वाटर इन सॉरी मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, देखो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर इन एयर। ये वाटर वेपर इन एयर में, ये एयर वाटर वेपर इन जब इसके टच में आएगी, इसके क्या आएगी बेटा, टच में आएगी, तो आपको पता है कूल है, और जब इसके टच में आएगी वाटर वेपर, तो इसके टच में आते ही क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, क्योंकि इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो एयर से भी क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हम लिखेंगे कि इसकी जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मोर देन एयर, अर्थात हमारे जो एयर है उससे भी ज़्यादा इसकी ह्यूमिडिटी है। एक बार दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारा गिलास है स्टील का, इसके अंदर हमने आइस या कोल्ड वाटर रखा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसकी जो सरफेस है यहाँ पर पानी की ड्रॉप्स आ जाती है। क्या रीज़न है इसका, इसका रीज़न है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर इन एयर, ये इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर है वो जब इसके टच में आती है तो टच में आते ही किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और बाहर की ह्यूमिडिटी कम है। अब हम इसको साइंटिफिक टर्म्स से लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे वो सुनना। तो हम लिखेंगे द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अर्थात हमारी एयर में जो वेपर प्रेजेंट होती है वो टच होती है, टच द कोल्ड सरफेस ऑफ गिलास, अर्थात ये भी मैंने जो कहा था ये इसके टच में आ जाएगी। अब बताओ जब ये टच में आएगी तो क्या करेगा, ये एनर्जी को लॉस करेगा। तो टच में आने के बाद क्या होगा वो देखिएगा, दे लॉस देयर एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से हमें वहाँ पर क्या होता है, पानी की बूंद नज़र आती है। या इसको हम नहीं ऐसे समझना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे देखना। मैंने लिखा है वाटर वेपर, मैंने क्या लिखा है, वाटर वेपर इन एयर, आपके एयर के अंदर ये वाटर वेपर है, प्लस इसके अराउंड में यहाँ पर मैं देखूँ तो इसके चारों तरफ क्या है, कोल्ड सरफेस है, यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या है, कोल्ड सरफेस है। अब क्या होगा कि ये वाटर वेपर इन एयर में है वो इस कोल्ड सरफेस पर आएगी। जैसे ही वाटर वेपर इन कोल्ड सरफेस पर आएगी, आपको पता है आपकी जो वाटर वेपर है वो लॉस ऑफ हीट कर देगी, लॉस ऑफ हीट या एनर्जी। अब बताओ ये लॉस ऑफ हीट और एनर्जी कर रही है तो यहाँ से क्या होगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होते ही कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमें गिलास के चारों तरफ ड्रॉपलेट्स नज़र आती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल सी भाषा कि हमने एक तो लिया है कप, ये कप है, इसके अंदर चाय भरी हुई है गरम, ये तो है कप, और एक हमने लिया ये कटोरी, शोकर जिसको बोलते हैं, इसके अंदर चाय भरी हुई है। आप बताओ इन दोनों में से किसके अंदर चाय पीना आसान है। तो इसके अंदर चाय पीना आसान है, इसमें चाय पीना आसान नहीं है। इसका रीज़न, क्योंकि यहाँ पर इवोपोरेशन कम होता है और यहाँ पर इवोपोरेशन ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लार्ज सरफेस एरिया मिल रहा है, लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से। तो यही क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि वी आर एबल टू सीप हॉट टी फास्टर फ्रॉम ए
शुगर देन अ कप, अर्थात एक कटोरी में चाय पीना कप की तुलना में और भी इजी है या फास्टर है, इसका रीज़न क्या है? तो सिंपल सी भाषा में मैं बात करूँ तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर गर्म जो चाय है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें कम है, इसलिए यहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ इवेपोरेशन कम होगा। जब यहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कूलिंग भी ज़्यादा होगा, इसलिए ये ठंडी हो जाएगी और ये गर्म रहेगी। तो इसका रीज़न क्या है वो सुन लीजिएगा। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हॉट टी इन शुगर इज ग्रेटर देन कप। कप की तुलना में आपके जो शोकर्स है उसके अंदर जो हॉट टी है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब बताओ, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको पता है अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कूलिंग भी ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया कूलिंग या इवेपोरेशन मोर रैपिडली इन शुगर देन कप। तो इस वजह से आपके जो कटोरी है शोकर्स है उसके अंदर जो है इवेपोरेशन कप की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। अब आप बताओ, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो रिजल्टिंग क्या होगा? हैंस मोर डिक्रीज टेम्परेचर इन शुगर देन कप। इस वजह से कप की तुलना में वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा घटेगा और वो चाय आपकी जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि वी फील कूल आफ्टर डूइंग विगरस एक्सरसाइज। कहने का मतलब यह है कि जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ड एक्सरसाइज करने के बाद हमें ठंडापन महसूस क्यों होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सिंपल सी भाषा में या सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी पर पसीना आ जाता है, हीट आ जाता है, और ये जो पसीना आता है ये पसीना हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। अब बताओ, जब हमारा पसीना स्वीट हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट होगा तो इससे हमारी बॉडी क्या होगी? कूल हो जाएगी। तो इसका रीज़न भी वही है जो हमने कॉटन वाले क्वेश्चन का लिखा था। तो इसका रीज़न क्या है वो सुनना बाप। ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज, ड्यू टू विगरस एक्सरसाइज टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी राइजेज, बढ़ जाएगा। अब बताओ इसकी वजह से क्या होगा? हैंस आवर बॉडी गिव्स आउट स्वीट, इस वजह से हमारी बॉडी पर पसीना आ जाएगा। अब ये पसीना क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। व्हेन स्वीट एब्जॉर्ब एनर्जी या हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड इवेपोरेट, और वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब वो एनर्जी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर रहा है और इवेपोरेट हो रहा है तो इससे हमारी बॉडी क्या होगी? कूल हो जाएगी। तो हैंस आवर बॉडी फील्स कूल, इस वजह से हमारी बॉडी कूल या ठंडक महसूस करती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? पहले क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाई डज
डेजर्ट, कूलर, कूल, बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। कहने का मतलब गर्मियों के अंदर जो आपका हॉट ड्राई डे है उसके अंदर जो हमारा डेजर्ट है, डेजर्ट बोले तो रेगिस्तान, वो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है या वो बेटर ठंडा क्यों होता है? तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है इवेपोरेशन, क्योंकि हॉट ड्राई डे में इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अगर इवेपोरेशन मोर होगा तो सरफेस भी जल्दी क्या होगी? कूल होगी। तो इसका रीज़न वो लिखेंगे हम ऑन हॉट ड्राई डे, अर्थात एक गर्म और शुष्क, इसको हॉट का मतलब हो गया गर्म और ड्राई का मतलब हो गया शुष्क, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी नहीं है। इसके अंदर क्या होगा? हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होगी। अब आप बताओ, अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम होगी तो वहाँ पर इवेपोरेशन क्या होगा? बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पर होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन वेरी फास्ट। तो यहाँ पर आपका जो इवेपोरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब बताओ, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो कूलिंग भी क्या होगा? मोर होगा, क्योंकि इवेपोरेशन मोर होने पर कूलिंग भी मोर होता है। अब आता है इसी में एक और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि बताओ हम समर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हैं? तो बताइएगा कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे? तो व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर। तो बताइएगा समर के सीजन में आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे? रेयॉन या फिर क्या बोलते हैं आपके कॉटन। तो हम समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, क्योंकि कॉटन जो होता है वो गुड स्वीट एब्जॉर्बर होता है। तो इसका रीज़न है वो लिखिएगा आंसर, वी शुड वियर वाइट और कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन, अर्थात समर सीजन में हम वाइट और कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज इट गुड एब्जॉर्ब ऑफ स्वीट, अर्थात ये पसीने को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है एंड आल्सो एक्सपोज इट टू एटमॉस्फेयर, और इसे इजी एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है? फैला भी देता है और इजी इवेपोरेट हो जाएगा। अब बताओ, अगर ये इजी इवेपोरेट होगा तो इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। हैंस टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी डिक्रीज, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? कूलिंग फील होगा। इसी के साथ आपका बेटा ये इवेपोरेशन केज कूलिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।